सर आप आपके बारे में थोड़ा बताएंगे। आपका नाम, आप शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इन्होंने आपको टिकट दी है, तो थोड़ा आप आपका बैकग्राउंड बताएंगे सर। मेरा नाम है अनंत बाला विकुनर। मैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये पार्टी के माध्यम से पिछले 35 साल काम कर रहा हूँ और इस विभाग में, इस क्षेत्र में मैं शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसैनिक, उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक और नगर सेवक होने के बाद मैं इम्प्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन, वार्ड कमेटी चेयरमैन और वर्क्स कमेटी चेयरमैन मैं रह चुका हूँ। और इस माध्यम से इस विभाग के लिए जो जो काम करना चाहिए था, जो पब्लिक को चाहिए था, वो मैंने काम किया है। और मुंबई महानगर पालिका का जो डीपी है, डीपी के माध्यम से इस विभाग में जो आरक्षण की जगह थी, वो आरक्षण में एक स्कूल का था, वो स्कूल बना के वहाँ पर एंक्रोचमेंट हुआ था, वो एंक्रोचमेंट हटा के हम लोग स्कूल बनाए और स्कूल में आज सीबीएसई बोर्ड के आज स्कूल उधर चालू है। और बात दूसरा एक डीपी में आरक्षण था शिल्पग्राम, जो मुंबई में पहला है, वो भी मैंने बनाया और अच्छी तरह से, जो शिवाजी महाराज के टाइम से 12 बलूतेदार ये समाज व्यवस्था है, वो सब उसका प्रदर्शन वहाँ पर है। इसके लिए ये जो जो मेरे एक क्षेत्र में करने जरूरी था वो मैंने किया है। और आज भी इस विभाग में, मेरे कार्य क्षेत्र में आम पब्लिक से मेरा जो नाता है, वो नाता 35 साल से जैसा है वो आज भी है। इसके लिए मेरे को 2 बार चुन के दिया वो मतदाताओं ने, और दोनों बार मत जो दिए वो मुंबई में ज़्यादातर थे, 1 या 2 क्रमांक के इसमें दिए थे। सर अभी आप अगर इलेक्शन देखेंगे तो आपके सामने जो कैंडिडेट है वो रविंद्र वायकर जी, जो यहाँ से 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद अभी वो यहाँ से खासदार हैं। उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, वो काफ़ी पावरफुल नेता बताए जाते हैं। इस आपकी फाइट है उनके वाइफ के साथ इलेक्शन में, इसको किस तरीके से देखते हैं? कैसा है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता है वो उसका पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर चुना जाता है। रविंद्र वायकर जी बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका अनुभव है, उनके माध्यम से वो अभी एमपी बन गए हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल अलग है, उनका कार्य अलग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन उनकी वाइफ, उनका इस क्षेत्र में, ये समाज कारण में, राजकारण में या इधर के जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स उनको कितने मालूम है और उसने कितना मेहनत इसके पहले किया है, परिश्रम किया है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वायकर साहब की एक एमपी है, पूर्व एमएलए है करके वो चुनाव में खड़ी है, तो पब्लिक सोचेगी। और मुझे विश्वास है पिछले 35 साल मैं यहाँ पर जो भी शुरू में काम कर रहा हूँ, इस संगठन के माध्यम से कर रहा हूँ, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे वो पार्टी के माध्यम से काम कर रहा हूँ। और इधर मेरे घर घर में सबके संबंध है। जो भी किसी को तकलीफ है, रात को 2 बजे 4 बजे भी कभी भी कोई मुझे फ़ोन करता है, तो मैं उनको जाके मदद करता हूँ। वो मेरा एक अलग रिलेशन सबके साथ है। रही बात पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, इस एरिया का जो प्रॉब्लम्स है वो समझ के लेना और पब्लिक को साथ में लेके वो करना, उनको ज़रूरी है वो काम करना, ये अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए पब्लिक बहुत नाराज़ है, क्योंकि पब्लिक का जो उनका रानीमान है और जो भी है, उनको जो सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। इसके लिए पब्लिक बहुत नाराज़ है। वो वायकर साहब कितने भी ताकतवर हो, लेकिन वायकर साहब इस टाइम नहीं है, उनकी वाइफ है और वाइफ प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो वाइफ को देखते हुए और इस विभाग के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए पब्लिक को मालूम है कौन कर सकता है। इसके लिए उनका आशीर्वाद, पब्लिक का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और कितना भी ताकतवर कोई रहेगा तो इस यहाँ की जो जनता है, वो जनता शिवसेना प्रमुख के ऊपर प्यार करने वाली है, उनके माध्यम से चलने वाली है। इसके लिए पिछले 35 साल उन्होंने शिवसेना का उम्मीदवार चुन के दिया है। इस बार मैं शिवसेना का उम्मीदवार हूँ। बाला साहब के माध्यम से, उद्धव साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पब्लिक का ये हमारे पास है। सर जैसे हम देखेंगे कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जाता है, बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो का काम शुरू है, उसके अलावा एक ब्रिज का काम शुरू है जो डीएमसी बना रही है। सो सर, बेसिक पब्लिक एमिनिटीज या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए आपके तरफ से किस तरीके की प्रयत्न होंगे? मुंबई महानगर पालिका का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके माध्यम से जो जो आरक्षण है तो उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। रहे जो भी व्हीकल लिंक रोड ये डीपी में है, लेकिन आज पूरा उसका वाइंडिंग नहीं हुआ है। 15 साल वाइकर साहब एमएलए थे, फिर भी पूरा वाइंडिंग उसका नहीं हो रहा है। आज मेरे ख्याल से श्यामनगर तालाब से लेकर के जोगेश्वरी अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वहाँ तक अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो ज़रूरी है आज एक डेढ़ घंटा उधर ट्रैफिक होती है और उनका ऑफिस सामने ही है, तो उसके लिए कोशिश होना चाहिए था। पिछले टाइम मतलब 2-3 साल पहले उधर का जो टेंडर निकला था हाईवे से लेके पश्चिम द्रुतगति महामार्ग से मिठी रिवर तक केश का जो पार्ट है उसमें, लेकिन वो आधा ही काम हुआ। उसके लिए अभी 3 साल तो हम लोग नगर सेवक नहीं है, वाइकर साहब एमएलए थे, उनके माध्यम से करना चाहिए था। और ख़ास करके ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ होती है, श्यामनगर तालाब से लेके हाईवे तक होती है, तो लेकिन उधर का वाइंडिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम है छोटे छोटे, वो करके होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। मेरे ख्याल से इस विभाग में आर्य कॉलोनी है, आर्य कॉलोनी में बहुत सारा काम करना जरूरी है। यहाँ पर जो डीपी में डीपी के रोड है या एग्जिस्टिंग रोड है उनका वाइंडिंग होना चाहिए, उनका सुधार होना चाहिए। ये काम खास करके ध्यान देके होना चाहिए था। वाइंडिंग एक भी रोड नहीं हुआ इस 15 साल के कार्यकाल में, लेकिन उसके बाद तकलीफ बहुत है। मैं आने के बाद मेरा पहला कोशिश वही रहेगा कि रोड बनेगा तो सब आधा डेवलपमेंट को ये मिलती है और डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए पहला रोड, ये दूसरे आरक्षण को ये रहेगा कि वो आर्य कॉलोनी के बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है वो भी जल्दी ये करना जरूरी है, क्योंकि वो उधर भी इंसान रहते हैं, जो उधर आदमी रहते हैं उनको सेवा सुविधा देना वो गवर्नमेंट का काम है। उसके माध्यम से अभी वो वन क्षेत्र करके जाहिर हुआ है, ठीक है, फिर भी उनको उधर रहने वाले लोग हैं उनकी भी सुविधा होना जरूरी है ना। उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाके रास्ता निकालना वो नहीं हुआ है, इसके लिए उधर की पब्लिक भी बहुत नाराज़ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो शिव टिकड़ी एक विभाग है, एक मेघवाड़ी है, बहुत सालों से वो डेवलप नहीं हुआ है। इसके लिए 70 साल के स्लम है, उधर कोशिश नहीं की गई। मेघवाड़ी आरजी था, ठीक है, लेकिन मेघवाड़ी के इसमें जो आरक्षण है, दूसरे आरक्षण है, उसके माध्यम से वो रोड है और कुछ है, उसके माध्यम से उधर के लोगों को शिफ्टिंग करके नज़दीक के इलाके में शिफ्टिंग करके वो आरक्षण भी खुला हो जाता था, उधर के पब्लिक की भी ये सुविधा हो जाती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कि जोगेश्वरी का डेवलपमेंट, वो ये बोलते हैं कि हम ब्रांड है, तो ब्रांड कुछ नहीं है। जोगेश्वरी में डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का निधि था वो यूज़ करके जितना काम हुआ वो हो गया। खास करके जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, जो पब्लिक को चाहिए वो नहीं हुआ, जो हमारे एमएलए थे उनको चाहिए वो काम हो गया। इसके लिए मुझे लगता है मुझे काम चाहिए वो करने से पब्लिक का सुविधा नहीं होगी। इसके लिए जो पब्लिक को चाहिए वो करना चाहिए, वो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप देखेंगे मुंबई में एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है वाटर शॉर्टेज का। जैसे आप देखेंगे कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी काफ़ी सारे स्लम पॉकेट्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, पॉश लोकेलिटीज़ है, तो ये वाटर शॉर्टेज का जो इशू है उसको सुधारने के लिए या उसके लिए कुछ करने के लिए आपके तरफ से क्या प्रयत्न होंगे? अंग्रेज़ों ने जो रिजर्वायर बनाए वो रिजर्वायर जब से खाली उसके बाद में पिछले 50, 60, 70 साल में मेरे ख्याल से मुंबई महानगर पालिका ने एक ये बनाया। अभी बस्ती तो बढ़ रही है और बस्ती बढ़ रही है तो पानी का यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो हिसाब से प्लानिंग करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमारे इधर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वेरौली रिजर्वायर से पानी आता है ज़्यादा करके, तो उसमें और एक उधर ये बनाना, जलाशय बनाना करके मेरा एक प्रपोज़ल है। लेकिन 3 साल मैं नगर सेवक नहीं हूँ, इसके पहले का प्रपोज़ल है, वो होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर बारिश, आज अक्टूबर 1 तारीख को बारिश पूरा है, तालाब में पानी है और तालाब में पानी होने के बाद भी इधर पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ भी सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम में गड़बड़, सिस्टम की गड़बड़ सुधारना चाहिए।
इसके लिए मेरे ख्याल से ये 2 महीने में यहाँ पर जोगेश्वरी में बहुत पानी की शॉर्टेज है। उसके लिए मैं एची जो मालवद है उनके साथ बार बार कांटेक्ट कर रहा हूँ। उनके पास से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। और उसके बाद में कमिश्नर जो हमारे माननीय गगरानी साहब है उनसे भी हम लोग कांटेक्ट किया है, उनके भी साथ में हमारा ये बात चालू है। लेकिन ये जो सिस्टम में गड़बड़ है गड़बड़ है वो सुधारना जरूरी है। मेरे ख्याल से पानी देना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, वो उन्होंने नहीं निभाई तो उनके ऊपर भी कुछ तो करना जरूरी है। इसके लिए आज हम लोग इलेक्शन है, आज हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो पूरा। और मैं इस एरिया में पानी के बारे में बहुत सतर्क हूँ। जिस बस्ती में पानी नहीं आता है वो तो सप्लाई के टाइम में मतलब 4 बजे सवेरे 4 बजे 3 बजे जाके हम लोग उधर चेक करते हैं। रिजर्वर में जाके रिजर्वर में अगर पानी सप्लाई बराबर है तो नीचे क्यों नहीं आता है, तो बीच में कुछ गड़बड़ है क्या, ये हम बार बार करते आए। इसके लिए मुझे पक्का मालूम है कि यहाँ भी कुछ भी तो सिस्टम में गड़बड़ है। और सिस्टम की गड़बड़ जानबूझ की है या एक्चुअली है वो देखना जरूरी है। आपके जो एरिया है इसके अंदर काफी सारे स्लम पॉकेट्स भी है, तो स्लम रिहैबिलिटेशन के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? और दूसरा, आपको ऐसे लगता है क्या कि जैसे हमने देखा है हमेशा जो कोई गवर्नमेंट आती है वो कट ऑफ डेट बढ़ाते चलती है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए जो फिक्स होनी चाहिए कि इतने साल तक ही जो स्लम्स है उनको रिहैबिलिटेशन उनका होना चाहिए? और आपके एरिया में जो स्लम पॉकेट्स है उनका भी रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन का इशू है। फॉर एग्जांपल आरए में 28 ट्राइबल हैमलेट्स है, उसके अलावा कई सारी स्लम पॉकेट्स हैं। इस इशू को आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे? कैसा है, इसमें 2 बात है। एक, स्लम बढ़ना नहीं चाहिए, ये सही बात है, लेकिन बस्ती बढ़ती है, फैमिलीज बढ़ती है तो उनकी वो ज़रूरत है करके वो अपना सहारा चुनती है, पब्लिक चुनती है। लेकिन जो मुंबई में रहता है उनको अच्छा घर मिलना ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है देने के लिए। और हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी, इन्होंने 95 में एक घोषित किया था कि 40 लाख लोग मुफ्त घर, उसके माध्यम से ये योजना आ गई एसआरए झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के माध्यम से। मुझे लगता है जो आज मुंबई में स्लम है तो वो उनको सबको अच्छा घर देना ये ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का माध्यम से जो सुविधा दी जाती है वो पब्लिक का हक है, संविधान ने उनको दिया है। तो इसके लिए उनका रहने अच्छा होने के लिए गवर्नमेंट जो करे। लेकिन आज मुंबई शहर में या हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे स्लम का काम शुरू हो गया है, लेकिन अलग अलग कारणों से वो बंद पड़ा हुआ है। कोई आधा हुआ है, कोई किसी को बिल्डर छोड़ के गया है, किसी को कई जगह पे लोगों को भाड़ा नहीं दिया जाता है, लोग बेघर हो गए। ये एकदम बेकार परिस्थिति है और उसमें खास करके रास्ता निकालने की जिम्मेदारी वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की है। मेरा एरिया है, मेरे एरिया में ये बस्ती में या झोपड़पट्टी में प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लेकिन उसके लिए जो तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करके उसको रास्ते में लाना और वो प्रोजेक्ट जल्दी कैसा हो सकता है वो देखना वो ज़रूरी है। लेकिन मुंबई में पूरा इलाके से जोगेश्वरी अलग है, क्योंकि इधर कोई भी डेवलपर आने के लिए डरता है, क्योंकि वो हमारे पूर्व एमएलए जो है उनके माध्यम से क्या डर है, किस वजह से डर है मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सच है, जोगेश्वरी में एसआरए के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बहुत सारे लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, लेकिन उनको राहत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्लम वाले लोग हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते। ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोग नहीं देखें तो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये स्लम की बात होगी। दूसरा, आरे कॉलोनी का एरिया है, तो आरे कॉलोनी ये मुंबई शहर में एक ऐसा इलाका है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो रहना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो बिगर आदिवासी लोग हैं, तो बिगर आदिवासी लोगों को झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के माध्यम से या कोई गवर्नमेंट के स्कीम से उनका उस एरिया में अच्छा उनको घर देना, कुछ भी प्रोजेक्ट ये करना या इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी लोगों का अलग प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में शासन ने कुछ उनको जैसा चाहिए, क्योंकि आदिवासी वहाँ ही रहते हैं, वहाँ ही कमाते हैं, वहाँ ही खाते हैं,
तो उनका भी एक अलग ये है। तो जिस जिस तरीके से प्रॉब्लम सामने आते हैं उस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करके पब्लिक को राहत देना, उनको सुविधा अवेलेबल करके देना जरूरी है। जो कि गवर्नमेंट के फंड से तो सब कुछ हो सकता है, बहुत काम हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक को चाहिए वो निर्माण करके देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से मुझे मालूम है जोगेश्वरी के एक एक प्रॉब्लम मैं जानता हूँ और उसको सुलझाने के लिए मैं पूरा कोशिश करने वाला हूँ, ये मैं तय कर लिया है। लेकिन और ये विश्वास पब्लिक का मेरे ऊपर है। इसके लिए आज जोगेश्वरी में एक वातावरण अलग है। एक आम आदमी, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, उसको उद्धव साहब ने टिकट दिए, पब्लिक की पूरी साथ हमें मिलेगी। और आने वाले काल में जो 15 साल में नहीं हुआ, जो उसके पहले नहीं हुआ, वो 5 साल में पब्लिक को कैसी राहत दे सकते हैं वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर अभी अब जैसे आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। लाइक पहले ये मुद्दा नहीं हुआ करता था इलेक्शन की कैंपेन का या इलेक्शन का, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है मुंबई में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अनसर्टन बारिश होती है, जब बारिश गिरनी नहीं चाहिए वो मौसम में बारिश होती है। तो अगर आप चुन के आएंगे, बिकॉज आपके एरिया में 812 एकड़ का एक फॉरेस्ट घोषित कर दिया था उद्धव जी ने जब वो सीएम थे, तो आप क्लाइमेट चेंज के लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या करेंगे? कोई भी इंसान रहने दो, कोई भी आदमी रहने दो, वो सब पैसा कमाता है, सब कुछ करता है, सब ठीक है। तो किसके लिए करता है? स्वास्थ्य के लिए करता है, अपना जीवन अच्छी तरह से एक बिताने के लिए वो करता है। लेकिन जीवन ही सही नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं है ना। तो मुंबई में खास करके अनेक बहुत प्रोजेक्ट शुरू हो गए, उसके माध्यम से बहुत सारे झाड़ पेड़ कटवाए गए, लेकिन उसका दोबारा पेड़ किधर लगाया नहीं गया। खाली बड़े बड़े कंपनी शो करते हैं, 100 झाड़ काटे तो उसके बारे में से कितना लगाना मांगता है, वो कोई एनजीओ को देते, वो किधर लगा देते, तो उसका फ़ायदा मुंबई को नहीं है ना। जो झाड़ समझो इस बस्ती में से काटा है तो इधर नज़दीक किधर भी लगाना चाहिए, नज़दीक के गार्डन में लगाना चाहिए, और ये तो उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जंगल मुंबई की झाड़ कटवा के हम लोग जलगांव में लगाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? वैसे आर्य कॉलोनी में जो 400 झाड़ काटे गए, मैं खुद उधर गया था, लेकिन ये गलत है। गवर्नमेंट ने उसके स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहेगी तो ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज कहा जाता है जो चौकीदारी चोर है, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? ऐसी सब सिचुएशन है। लेकिन यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ के जो हमारा आर्य कॉलोनी के बारे में सतर्क रहना जरूरी है। और हम पिछले बहुत सालों से उसके मतलब उद्धव साहब जी का और हमारे आदित्य जी भी उनके पीछे रहते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम उसके लिए भी काम करेंगे और वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको मालूम है क्या हो रहा है। लेकिन उधर गवर्नमेंट ठीक रहेगी तो मेरे ख्याल से ये महायुति के माध्यम से कुछ होगा नहीं। क्योंकि आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड होगी, उधर हज़ारों झाड़ काटे गए, लेकिन उधर लगाए कितने, उसका अगर आप सर्वे करेंगे तो पता चलता है। तो खाली दिखावे के लिए, अपना प्रोजेक्ट करके अपना काम निकालने के लिए जो अपने पब्लिक के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे, वो गलत है। और इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी का एक इशू, ये काफ़ी बड़ा इशू है हर जगह पे, मतलब ऐसा नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। विमेन सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे? और दूसरा, बहुत सारी जो यूथ्स हैं उनको जॉब के जो इश्यूज हैं, जॉब क्रिएशन के लिए या यूथ के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज आए, इनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा महाराष्ट्र में है, पूरा देश में है। हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये वो सब, लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं मिला। एक कोई आश्वासन देता है, कुछ करता है, लेकिन एक्चुअल पब्लिक को जो देते हैं वो सही है। आज बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट लोग हैं या शिक्षित है, तरुण है, तो उनको आज नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। और उसके माध्यम से एक ग्रेजुएट हुआ आदमी आज सिपाही का भी नौकरी, प्यून का नौकरी भी मिले तो उसके लिए तैयार होता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने सोचना जरूरी है। यहाँ पर एक बात दुर्दैव की बात है, शिवसेना और बीजेपी सरकार जब सही ढंग से सब चल रहा था, लेकिन पिछले 2.5 साल में जो महाराष्ट्र देख रहा है वो बहुत भयावह है, दुखद है।
और उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में जो आने वाले सब उद्योग थे उसके माध्यम से हज़ारों नौकरी जो तो हमारे नौजवान को, तरुण लोग को मिलती थी, लेकिन उसके माध्यम से वो सब प्रोजेक्ट दूसरे राज्य स्टेट में लेके गए। और महाराष्ट्र में इसका मतलब है महाराष्ट्र में कोई ज़रूरतमंद है ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन एक गलत है। प्रधानमंत्री को पूरा देश को देखना चाहिए, महाराष्ट्र को देखना चाहिए, गुजरात को देखना चाहिए, कोलकाता को देखना चाहिए, सब जगह पे देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जिस स्टेट में पैदा हुआ, जिस मेरी जन्मभूमि है, उधर ही खाली डेवलपमेंट करना और बाकी सबको, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो उसमें सुधार होना जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में MIDC है और जो भी अवेलेबल कर सकते हैं उसके माध्यम से जरूर मैं ध्यान दूंगा। सर, आर्य में एक हॉस्पिटल है जो आर्य हॉस्पिटल है। आर्य में कुछ भी अगर स्नेक बाइट होता है किसी को या ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनको भागना पड़ता है बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर। सो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ पेशेंट्स की जान भी गई है सांप काटने के वजह से, क्योंकि उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो आर्य में जो एक हॉस्पिटल है आर्य डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी सालों से उसके ऊपर कोई एक सल्यूशन नहीं निकला है। तो आप अगर चुन के आएंगे तो उसके लिए आप कुछ करेंगे? गवर्नमेंट ने जो पब्लिक को चाहिए, जहाँ पर सुविधा अवेलेबल करना चाहिए, वो करके देना जरूरी है। आपको मालूम है कोरोना काल जो कोविड-19 का ये आया था, उस टाइम कुछ ये बीमारी भी नहीं थी, उसके ऊपर कुछ इलाज भी इतने नहीं थे, फिर भी उद्धव साहब ने सब जो मेडिकल के लोग हैं उसमें जिसको एक्सपीरियंस है वो सब लोगों को इकट्ठा बुला के उसमें क्या कर सकते हैं उनका नॉलेज लेके उन्होंने सब सुविधा अवेलेबल करके दी। तो आर्य कॉलोनी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत भारी मात्रा पे पब्लिक रहती है। वो बिगर आदिवासी रहने दो या आदिवासी रहने दो, जो भी रहते हैं उनके लिए सुविधा अवेलेबल करके देना जरूरी है। क्योंकि आर्य कॉलोनी में जो झोपड़पट्टी है उसको 5 से 7 किलोमीटर बाहर रोड के ऊपर आने को लगता है। तो इतना वो पैसे वाले भी नहीं है, वो फाइनेंशियल साउंड नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उधर आर्य कॉलोनी का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसको कार्यान्वित करना जरूरी था, लेकिन इतना साल नहीं हुआ। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला सकती है तो महानगर पालिका को देना चाहिए। तो महानगर पालिका के माध्यम से महानगर पालिका नया नया हॉस्पिटल बनाती है, उसके बाद ये अगर चला के और उधर के लोगों को सुविधा अवेलेबल करके देती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है वो भी जरूर पहला होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने रविंद्र वाइकर साहब के साथ इतने साल काम किया है, अटकलें ऐसी भी लगाई गई थी कि जब वाइकर साहब पार्टी छोड़कर गए, शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन में ज्वाइन हुए, तब ऐसे कहा जा रहा था कि यहाँ से काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं, उनमें आपका नाम भी था। आपने जो डिसीजन लिया शिवसेना में रुकने का उद्धव ठाकरे जी के साथ, क्या वजह थी कि आपको ऐसे लगा कि मुझे वाइकर जी के साथ नहीं जाना चाहिए, जबकि आपने उनके साथ काफ़ी सालों से काम किया? दो बात है, एक हमारा तत्व रहता है, दूसरा राजनीति रहती है और तीसरा पर्सनल रिलेशन रहता है। पर्सनल रिलेशन और राजनीति और अपना तत्व ये अलग अलग है। इसके लिए हम लोग वाइकर साहब के साथ में जुड़े शिवसेना के माध्यम से, माननीय बालासाहेब जी ठाकरे, इनके माध्यम से हमारा एक कौटुंबिक ये निर्माण हो गया। तो उद्धव साहब के साथ जो हुआ वो किसी पब्लिक को पसंद नहीं है और हमारे जैसा कार्यकर्ता उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी ने हमें रोड के ऊपर से लाके इतना प्रतिष्ठा दी और हमको एक स्टेबल किया, तो उनको भूलना ठीक नहीं है। वाइकर साहब और हमारा एकदम घरेलू रिलेशन था, वो संगठन के माध्यम से था, पर्सनल भी था। लेकिन एक बात पक्का है कि जब आदमी अपने वजह से खुद के काम के लिए अपना रास्ता छोड़ देता है और वो पब्लिक को पसंद नहीं है या अपने को दिल को ये नहीं होता है, तो उसको रास्ता अपनाना ठीक नहीं है। वाइकर साहब का मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। मेरे उद्धव साहब ने बोला था कि वाइकर जाएंगे तो बाला भी जाएगा, पब्लिक को भी मालूम था। लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने जो हमारे ऊपर संस्कार किए, तो पैसा सब कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अलग है। जो हमारे सामने पब्लिक है, वो पब्लिक की भावना क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए,
कि पब्लिक को यही चाहिए कि जो हमारे साथ में रहे उसने गद्दारी नहीं करना चाहिए, गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, कुछ भी होने दो। दूसरी बात ऐसा है कि उनके पास कुछ प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, हम लास्ट तक आखिरी क्षण तक उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, आखिरी क्षण तक हम लोग उनके साथ में थे, उनके तकलीफ़ में दुख दर्द में हम साथ में थे। वो हमारा एक अलग रिलेशन था और हमारा मानवतावाद से हमारा जो फ़र्ज भी था जो हमको निभाना चाहिए था, लेकिन पार्टी के माध्यम से उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया तो उस क्षण से हम लोग बाजू आ गए। दूसरी बात ऐसा है कि उनको वाइकर साहब को एक्चुअली करना नहीं चाहिए था। ये एक क्षेत्र है, ये त्याग का क्षेत्र है। समाज कार्य में अब आओ तो कभी कभी खुद को तकलीफ़ उठाना पड़ता है, उतनी सहनशीलता अपने में रहनी भी चाहिए, लेकिन वो उनमें से नहीं थी। अभी उनको या तो उन्होंने ज़्यादा फैमिली को प्यार किया या अपने उसमें एक सही है कि उनका तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए हम लोग नहीं बोला जो तुम्हारा रास्ता आपको चुना है वो चुनो, क्योंकि उनको 6 स्ट्रेन डाली थी वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अभी कर रहे वो शिवसेना ख़त्म करने का जो कोशिश कर रहे वो ठीक नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने उनको एक मेडिकल पे चलाने वाले इंसान को शिवसेना का माध्यम से ऊंची लेवल पे ले जाके बिठाया। शिवसेना प्रमुख का या उद्धव साहब का इतना विश्वास उनके ऊपर था, उनके माध्यम से जो विश्वास था वो विश्वास उन्होंने जताया नहीं। ये बहुत गलत है, ये किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। इसके लिए कुछ भी रिलेशन अलग है, हमारा पार्टी का काम अलग है। एक मैं शिवसैनिक हूँ और बाला साहब का शिवसैनिक हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी मिलेगा और कुछ भी तकलीफ सहना पड़ेगी तो भी सही होगा, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ये मेरे माता पिता जी का भी हमारे ऊपर संस्कार है। आपके जो ओपोनेंट है मनीषा वाइकर जी, उन्होंने ऐसे कहा है कि बालानंद जी जिनको टिकट दिया गया है वो एक समय पे अखबार पेशा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिर्फ 10वीं पास है। तो आपके शिक्षण का जो मुद्दा है वो उन्होंने उठाया एक रैली में या प्रोग्राम में बात करते हुए, उसको आप किस तरीके से या किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, कुछ भी काम करने का है तो शिक्षण ये ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। और मेरे ख्याल से मैं 10वीं पास हूँ ये सच है, मैं पेपर बेचता था ये भी सच है, लेकिन पेपर बेचते बेचते मैं ईमानदारी के साथ इस एरिया में पब्लिक की सेवा की है, मेरा काम किया है, और उसके माध्यम से मेरा ऊपर जो पब्लिक का भरोसा है, विश्वास है, वो आज भी कायम है। रही बात शिक्षण की, शिक्षण में जो हमारे सामने वाले उम्मीदवार है वो ग्रेजुएट है, लेकिन वो किताबी नॉलेज उनके पास है। पब्लिक के बारे में, पब्लिक के प्रॉब्लम के बारे में, समाज के प्रॉब्लम के बारे में, इस बस्ती के जो प्रोजेक्ट होने चाहिए उसकी ज़रूरतें क्या है, वो कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस 100% उनसे ज़्यादा मेरे पास है। उन्होंने अगर किताबी ये पढ़ के या इसमें ग्रेजुएशन लिया होगा तो मैंने भी ये समाज सेवा के माध्यम से मेरी भी PhD हो गई है। उसमें किसी की आर्थिक परिस्थिति या शिक्षण के बारे में वो किसी की तुलना करना वो ठीक नहीं है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.